इनसे हट के कुछ आपके अंदर क्वालिटीज है, इनसे हट के कुछ आपने किया है, इनसे ज्यादा मेहनत आपने किया है, इनसे ज्यादा आपसे त्याग किया है, तभी तो मैं आपको 500 में लूंगा। बाकी नॉर्मल कहते हैं कि जैसे बच्चे आए, हफ्ता 2 घंटा पढ़ाई किया, 3 घंटा मूवी देखा, फिर यहाँ घूमा वहां घूमा, शादी अटेंड किया, तो फिर कहते हैं 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये तो भाई यही चीज तो ये लोग भी कर रहे हैं, तभी तो बाहर हो रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप ये हमेशा मान के चलिए कि मुझे उस 500 में आने के लिए कुछ अलग करना होगा। और वो अलग आपको कब करना है? वो अलग जो आपका रेस्ट पीरियड है, जो तैयारी का पीरियड है, जो आज आपने शुरू किया और एग्जाम जून में है, इस जून से और आज के पीरियड में आपको वो चीज अलग करनी पड़ेगी। यह आपके तपस्या का समय है, संघर्ष का समय है। इसमें जितनी जम के मेहनत कर लेंगे, जितनी ज्यादा क्लियरिटी कर लेंगे, जितने ज्यादा याद करिए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाइए, नहीं आता है तो पूछिए, ये चीज वहां पे जब जून में आप जाएंगे उस एग्जाम में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हैं, इसका मुझे फायदा मिल रहा है। बाकी अगर आप ऐसा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो नॉर्मल से जैसे आप हैं नॉर्मल, नॉर्मल ही जीवन भर रहेंगे। नॉर्मल से हटने के लिए, अपने आगे टैग लगाने के लिए कि मेरा नाम अरविंद कुमार से अरविंद कुमार IAS आगे लिखा जाए, इसके लिए आपको थोड़ा एब नॉर्मल होना पड़ेगा। इस एब नॉर्मल का मतलब आप लोग अदरवाइज में मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब आप लोगों को जुनून के साथ, जोश के साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, आप जैसे अभी आप लोग तैयारी के फेज में हैं, आप लोग कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर लिया है। एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, जितनी मेहनत आप पढ़ाई में करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए जितना समय देते हैं, उससे ज्यादा समय, उससे ज्यादा मेहनत उस पद पे बने रहने के लिए आपको करना पड़ता है। अब क्योंकि इसका अनुभव तो आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊंगा आपको, और जो देख रहा हूं वो भी बताऊंगा। सामने सर भी बैठे हुए हैं। सपोज करिए आपने 10 घंटे की पढ़ाई की, 12 घंटे समझ लीजिए, आप दिन रात एक कर दिए और आपको UPSC क्लियर करके पता चला कि 6वीं 7वीं रैंक है, यूपी कैडर मिल गया और प्रॉपर IAS बन गए। लेकिन कभी DM, एज ए DM जब आप काम करेंगे तो 12 घंटे का जो काम है वो 24/7 हो जाता है। तो वहां पे जो चैलेंजेस है वो दूसरे प्रकार की हैं, और इससे मिनिमम जो बता रहा हूँ वो डबल मेहनत वहां पड़ती है बने रहने के लिए। तो यहाँ से क्या मोटिवेशन आपको मिल रहा है? यहाँ से मोटिवेशन ये मिल रहा है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, सपोज करिए 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप बहुत बड़ा वो कर दे रहे हैं 30 मार्क्स वाला काम कि 8 घंटे कोई पढ़ता नहीं। वो DM साहब, वो कलेक्टर साहब 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये चीज है, वहां से मोटिवेशन गेन करिए कि जहां मुझे जाना है, अभी तो यार उसके सापेक्ष मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अभी इस 8 को मुझे 10 करना है, अगर 10 है तो उसे 12 करना है। एक नई ऊर्जा लेते रहिए, नया लक्ष्य लेते रहिए, और चीजें क्या है, बहुत आसान है दोस्तों। मैं ये तो बता रहा था आपको 4 लाख 55, ये सब सारी चीजें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब आपने जुनून बना लिया, जोश ठान लिया और एक बार लक्ष्य ले लिया कि मुझे करना है तो करना है, बाकी बीच में कुछ नहीं होता है। तो वहां से मोटिवेशन गेन आपको करना है कि उस पद पे बने रहने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। दूसरी बात देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, और कुछ चीजें होती हैं कि वो बिन प्रयास के भी आपको मिल सकती हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, कभी कभी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि N फॉर नोज, नोज मीन्स नॉट, तो वो 10 बार 20 बार याद करता है, फिर अगले दिन पूछते हैं तो भूल भी जाता है, बता भी लेता है। दोनों स्थिति हो सकती है। करते करते 1 महीने इस टाइप से उसको हो गया, याद हो गया नोज मीन्स नॉट। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी नाक पकड़ के कहते हैं बेटा नोज पकड़ो, बेटा नोज पकड़ो, तो वो क्या करता है, उसके हैबिट में आ जाता है। तो उससे पूछेगा बेटा नोज कहाँ है, तो कहेगा नोज यहाँ है। मेरे कहने का मतलब है कि सब चीजें आप पढ़ाई पे मत डालिए। अगर सारी चीजों को आप पढ़ाई पे डाल दिए, तब आपकी तैयारी बहुत मुश्किल और लंबी हो जाएगी, और कहीं न कहीं उबाऊपन आ जाएगा उसमें। क्योंकि आप जब हर चीज को इस लहजे से देखेंगे, अरे यार मुझे ये पढ़ना है, पढ़ के याद करना है, पढ़ के समझना है, मुझे पढ़ना है, मेरा सिलेबस है, तब आप परेशान हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए
आप मान लीजिए बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, बहुत सारे लोग टेनिस वगैरह नहीं देखते होंगे, बहुत सारे लोग फुटबॉल नहीं देखते होंगे, तो इसमें एक इंटरेस्ट पैदा करिए। अच्छा यार फुटबॉल में क्या होता है, इसके कौन बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा कौन सा देश पिछली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो आप पता चलेगा कि अच्छा वो लैटिन अमेरिका में यार फुटबॉल से बहुत अच्छे खेलते हैं, अच्छा इंडिया में कौन खेलता है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, आपके इंटरेस्ट बेस्ड, इसको हम ये कहते हैं ओरिएंटेशन। किसी भी चीज को करने के लिए आपका ओरिएंटेशन उस तरफ कितना ज्यादा है, ये बहुत महत्व रखता है। और खास करके सिविल के फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, तब तो यहाँ इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए अभी कोरोना महामारी आई, सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता हो। अभी आपने रिसेंट में एक इशू चल रहा था, किसानों की 3 बिल से लेके तमाम, यहाँ भी धरना वहां भी धरना, सारी चीजें हो रही थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसमें मत जाइए, अब आपको उसमें ये देखना, अच्छा यार कोरोना आया था तो ये अच्छा वायरल डिजीज है, अच्छा कौन सा वायरस था, किस स्ट्रेन का था ये, आपको उसमें एक रुचि, एक जानकारी के पर्पज से कि छोटी छोटी चीजों को अवेयरनेस, आप कितनी अवेयरनेस के साथ उसको पकड़ते हैं। अब जैसे 3 बिल की चर्चा हो रही है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार ये 3 बिल है कौन। मान लीजिए इंटरव्यू में आप गए, उसने पूछा अभी जो आपके हाल ही में दिल्ली में और हर जगहों पे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उस 3 बिल थे, वो 3 बिल कौन कौन से हैं और उसमें कौन से पॉइंट्स हैं जो इशू बन जा रहे हैं कि जो किसान नहीं मान रहे या मान रहे, बात की बात है। मेरे कहने का मतलब है जो भी चीजें आपके आसपास घटित होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, और सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, उसको आपको इस तरीके से पता होना चाहिए जो सामान्य से हट के हो। अगर उस पर मैं 2 लाइन लिखवाऊं आपसे, आपको उसको डिफाइन करने के लिए कहूं तो आप उसको कर ले जाएं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी इतने सारे लोग हैं, आप लोगों को कभी न कभी चिंता या टेंशन होता है कि नहीं होता है। लेकिन अभी मैं किसी को खड़ा कर दूं, बताऊं चिंता की परिभाषा क्या है, तो आप लोग सोचने लगेंगे। सबको दुख होता है जीवन में, अभी मैं खड़ा कर दूं, बताओ दुख किसे कहते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे, जबकि होता है। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि यही आपको अलग बनाएंगे कि हमको ये चीज है तो इसका क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, इसको कैसे समझना है, इसके बारे में बारीक जानकारी कैसे लेनी है, ये सिविल सर्वेंट करता है। अभी सारे लोग बैठे हैं, मैं कह दूं जाइए फला थाना पे आपको जाना है और आप जाइए थाने को चेक करके आइए, तो सारे लोग जाएंगे तो वहां क्या चेक करेंगे, वहां देखेंगे कि कोई बैठा है कि नहीं, यही चेक करने जाएंगे। लेकिन एक जो ऑफिसर है, जो ट्रेंड है, जो समझ रहा है, वो जाएगा तो वहां जो उनकी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, जो उनके अभिलेख हैं, जो चीजें हैं जो चेक की जाती है, उसको चेक करेगा। मेरा कहने का मतलब है आप दैनिक जीवन में ऐसा रहन सहन बनाइए, छोटी छोटी चीजों को इतनी बारीकी से पकड़िए कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और उससे आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो ऐसे निखरेगी कि आप देखेंगे आप इंटरव्यू में हमेशा सफल होकर आएंगे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से शब्दों के चयन को लेकर मैं आपसे बताऊं, सिविल सर्वेंट क्या होता है कि जैसे आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं जिसको। तो इसमें क्या है, मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको बाकायदे वहां 45 मिनट 40 मिनट का सेशन चलता है इंटरव्यू बोर्ड का, उस पैनल के सामने आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने को। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बातचीत कैसे आप करते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। अगर ये चीजें आपके हैबिट में आ गई, आप उसी नजरिए से, उसी लहजे से बात कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पेक्ट देके अच्छे से बैठ रहे हैं, अच्छे से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और सटीक जवाब दे रहे हैं, अगर आपके दिनचर्या में है तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसके अपोजिट साइड से अगर मैं बात करूं, अगर ये चीजें आपके हैबिट में नहीं है तो कोई 5 दिन 10 दिन 15 दिन में आपके हैबिट में ला भी नहीं सकता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि एक सिविल सर्वेंट कैसे रहता है, चीजों को कैसे देखता है वो। अब यहीं पे जैसे देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत सब लिखा हुआ है, अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसको पूरा पढ़ेगा, उसको पता चलेगा इन कोचिंग के लिए ये वेबसाइट है और ये स्कीम इस दिन से लॉन्च हो गई है।
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप धड़ाक से कर देंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में मान लीजिए उसमें 3-4 विकल्प दिए कि दिव्यांगों से संबंधित है, विधवाओं से संबंधित है, या फिर वो फ्री कोचिंग से रिलेटेड है, तो आप अगर इस पे जागरूक हैं, जो मैंने बताया आपको, आप एक्टिव हैं, तो वहां पे आप सबसे आगे रहेंगे। और ये चीजें आपको वहां बहुत छोटी और नॉर्मल लगेंगी, मात्र इसलिए क्योंकि आपके हैबिट में है सारी चीजें। और जब ये चीजें हैबिट से दूर हो जाती हैं तो वही चीजें आपको कठिन लगती हैं, उसी को पढ़ना पड़ता है, उसी को मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, पढ़ाई से ज्यादा आप उस चीज के अभ्यस्त होइए, उस चीज को अपने हैबिट में उतारिए, हैबिचुअल बनिए, अपने इंटरेस्ट को वाइड करिए। ये सब सारे गुण होते हैं। मुझे भूगोल पढ़ाना है, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आपको ऐसे भूगोल के बारे में कोरिलेट करूं। सपोज करिए आपने, जैसे अभी मैं कुछ क्लास नहीं लूंगा, आपका एक माइंड सेटअप, एक मोटो। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, जो टीचर होता है और ये हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो दोस्तों ये क्या है, ये आपकी एक जो लाइन है यहां से यहां तक, इसको गैप लाइन बोली जाती है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हैं, बहुत जल्द 1 दिन में 2 दिन में आप कुछ उठेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे और मैं भी कुछ नीचे आके यहाँ पे आ जाऊंगा। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको लगेगा सर जो कहना चाह रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन और दोनों तरफ से होने वाली चीजें रहेंगी। क्योंकि जब तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक वो मजा नहीं आता है। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में भूगोल को लाता हूँ। जैसे मैंने अवेयरनेस की बात की, सपोज करिए आपने एक न्यूज़पेपर, आपकी आदत हो गई, सर ने बताया ये न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इसको ऐसे करिएगा, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है। आपने न्यूज पढ़ी, अब न्यूज में आया कि सपोज करिए कि मंगोलिया का कोई शहर उलन बटोर है, वहां पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो ऐसे न्यूज तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, चाय की दुकान पे भी तमाम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। तो एक सिविल सर्वेंट में और एक उसमें क्या अंतर हुआ? सिविल सर्वेंट रहेगा, भूगोल पढ़ने वाला रहेगा, भूगोल में रुचि रहेगी, तो सबसे पहले वो मैप उठाएगा। मैप उठा के वो देखेगा यार मंगोलिया है कहाँ, तो मोटी मोटा ये पता करेगा यार किस कंटिनेंट में है, किस महाद्वीप में है ये मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया पा गया हो तो खुश हो जाएगा, मंगोलिया मुझे मिल गया है, मैप में ही सही। फिर मंगोलिया को पाने के बाद वो सोचेगा अच्छा ये शहर कहाँ है, उसमें उसको पॉइंट करेगा। आप पेंसिल से उसको पॉइंट करिए, ये मंगोलिया है, ये उसका शहर है। अब जब इतना मेहनत आपने कर लिया, आप यहाँ से मंगोलिया चले ही गए हैं, तो कम से कम वहाँ की राजधानी घूम लीजिए। आखिर क्या फायदा वैसे घूम के चले आइए। तो तीसरी चीज आप देखेंगे, अच्छा ये कंट्री है तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज। आप कोई भी देश विदेश की न्यूज पढ़िए या अपने देश में ही पढ़िए। सपोज करिए अपने देश में आप पढ़ रहे हैं, उसमें आया माजुली आइलैंड पे आज प्रधानमंत्री जी 5000 दीपक जलाएंगे। आप ये देखेंगे यार माजुली आइलैंड ये कहाँ है, आपने खोला उसको देखा, उसको पॉइंट किया। तो ये क्या है, आपके पढ़ने से और सामान्य व्यक्ति के पढ़ने में यही अंतर है कि आप उस लोकेशन को, उस प्लेस को मैप के थ्रू जाएंगे, उसके आसपास के कंट्रीज स्टेट्स को देखेंगे। अच्छा मंगोलिया है तो इधर उसके साउथ में चाइना है, इधर रसिया लगता है, ये सारी चीजें हैं। तो वो करते 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 आप देखेंगे 1 से 2 महीना जाएगा, मैप आपके दिमाग में तैरता रहेगा। जब भी कोई जगह, जब भी कोई देश या कोई लेक और झील आ गई, कोई सागर आएगा, तो आपको एक मोटी मोटा आइडिया है इस कंटिनेंट में ये उसके साउथ में है कि वेस्ट में है, कहाँ पे है, ये आप तुरंत समझ जाएंगे। जबकि जो साधारण आदमी है जो चाय की दुकान पे ये पढ़ रहा है, उसको नहीं पता मंगोलिया कहाँ है, आपका उगांडा कहाँ है। तो ये चीजें मेरे कहने का मतलब है, इसको आप लोग लिख लीजिए। भूगोल के लिए सबसे पहले आपको मैप की हैबिट होनी चाहिए। बिना मैप के आप एक लाइन नहीं पढ़ेंगे। मैं किसी झील का नाम लूंगा, मैं किसी स्ट्रेट का नाम लूंगा, मैं किसी पास का नाम लूंगा, तो आप बिना मेरे कहे मैप खोलेंगे और देखेंगे, खोजेंगे। इन केस आपको नहीं मिल रहा है कहाँ है, ऐसा हो सकता है, तो आप मुझसे पूछेंगे।
और मुझसे क्या पूछना है दोस्तों, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप लोग सारे लोग मुझे लगता है एंड्रॉयड फोन यूज ही करते होंगे, क्यों? ठीक, सारे लोग ग्रुप पे ऐड है ना, क्यों? ऐसा कोई है जो ग्रुप पे ऐड नहीं है? आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के दे दीजिए यहाँ पे, ठीक। ग्रुप पे आपके स्टडी रिलेटेड मटेरियल, एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन और एग्जाम की डेट्स वगैरह आज भेजी गई हैं और बराबर भेजती जाएंगी, यहाँ पे भेजते रहेंगे हम लोग, सारे लोग, पूरी टीम लगी है इसके लिए। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई मीन जो स्मार्टफोन है, अगर किसी के पास लैपटॉप है, इन सब का जबरदस्त उपयोग करिए। और दोस्तों ये समझिए कि इनका उपयोग करना है हमें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छी चीज कभी कभी खतरनाक रूप धारण कर लेती है। मैं बताऊं क्या हुआ, एक बार किसी घर में चाकू, तो सब लोग जानते होंगे, चाकू तब तक सही होता है जब तक उससे आप सब्जी काट रहे हैं, मूली काट रहे हैं, गाजर काट रहे हैं, लेकिन उसी चाकू से किसी का गला काट दीजिए, किसी का हाथ काट दीजिए, किसी की उंगली काट दीजिए, तो चाकू का क्या मतलब है? तब ये उसका हो गया ना कि आपकी बुद्धि क्या है, आपका विचार है, किस तरीके से उसका उपयोग आप कर रहे हैं। अच्छाई में करेंगे तो सब्जी मूली काटेगा, बुराई में करेंगे तो किसी का गला हाथ पैर काटेगा। तो सेम वे, उसी प्रकार से ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कोई अंतर नहीं है। अगर उसका आप सही उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें फंसे, अब पता चला दिन भर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चैट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई ये देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है आपका, तो उसका कोई मतलब नहीं, बल्कि वो आपके पतन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा वो। तो पहली चीज, भूगोल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? जोर से बोलिए सारे लोग, मैथ देखना है। अच्छा, हर सब्जेक्ट की अपनी खूबसूरती होती है। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो जैसे ये लगता था कि हिंदी के टीचर आए तो वो इस तरीके से हिंदी को बता देते थे, लगता था दुनिया की सबसे खूबसूरत विषय यही है। कभी कभी इंग्लिश वाले आए तो ऐसा उसको रिप्रेजेंट करते थे, लगता नहीं नहीं सबसे अच्छा विषय इंग्लिश होता है। इसी तरीके से कभी लगता हिस्ट्री बहुत अच्छी होती, पॉलिटी बहुत अच्छी होती, इकोनॉमी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सारे विषय बहुत अच्छे होते हैं, कोई विषय खराब नहीं होता है। तो जब सारे विषय अच्छे होते हैं, अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? भूगोल भी अच्छा ही होगा ना। भूगोल भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हम कह दिए अच्छा है तो कोई पूछ ले भाई कैसे अच्छा है? भूगोल में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे सारी चीजें आप देख सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं आएगा जो आपको कल्पना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अच्छा ये क्या होता है, तो मन में कोई अवधारणा बना रहे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे यूकेलिप्टस का पेड़ पाया जा रहा है, तो यूकेलिप्टस आप लोग बाहर जाके देख लेंगे, अच्छा यही यूकेलिप्टस है। यहाँ पे ऐसी मिट्टी पाई जा रही है तो मिट्टी तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये पर्वत है, ये पहाड़ है, ये झील है, सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में जब मैं बताऊंगा कि रेलवे लाइन्स ऐसे बनाई गई, रोड्स बनाए गए, इनलैंड वाटरवेज, नदियों से यातायात कैसे जोड़ा गया, समुद्रों से यातायात कैसे जोड़ा गया, सारी चीजें आप देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा, अभी मैं सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा हूं, केवल ओवरव्यू आपको डालूंगा आपके मन में। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा, भूगोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा जिससे आप कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा मंत्र दे दिया। जैसे मैं पूछ दूं कि बिहार के लोग यार चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, सामान्य लड़के से, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा खाते हैं तो खाने दो भाई, मुझसे क्या मतलब है। लेकिन एक भूगोल के लड़के से जब आप पूछेंगे बिहार के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये बता देगा कि वहाँ जो है फसल में धान की पैदावार, चावल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट करता है। समझ रहे मेरी बात? कोई पूछे यार वो यहाँ पे इंग्लैंड वगैरह में देखता हूँ तो वहाँ पक्के मकान ज्यादा बने होते हैं, तो वहाँ आप बता देंगे यार पक्के मकान इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का, और हीट को गेन करने के लिए वो पक्के मकान बनाते हैं, इससे हीट गेन किए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप किसी चीज को आंसर करेंगे, चाहे इंटरव्यू में, चाहे मेंस में, इवन पीटी में भी, तो एक लॉजिकल थिंकिंग कि यार इसका ये पॉइंट से क्या हो सकता है,
आपसे कोई कहे यार अफ्रीका के लोग काले होते हैं और अमेरिका वाले भी गोरे होते हैं, तो आप उसका भी आंसर उससे कर ले जाएंगे। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ ट्रॉपिकल रीजन में वो रीजन पड़ रहा है आपका, ये रीजन है क्योंकि वहाँ के एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेट जोन है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है। ऐसी सारी चीज़ों का आंसर आप भूगोल के थ्रू कर सकते हैं। जब आप निबंध लिखने जाते हैं तो निबंध में एक बहुत बड़ा स्कोप भूगोल आपको देता है कि ये चीज इससे लगी होने के बाद, अब जो चीज जहां पे समझिए पानी की उपलब्धता ज्यादा है वहां पे पैडी क्रॉप्स धान की फसल आपकी ज्यादा होगी, जहां पे कम है जैसे सीजन बदल रहा है तो कौन सी फसल होगी, सीजन चेंज होने पे, क्लाइमेट चेंज होने पे और टोपोग्राफी चेंज होने पे क्या क्या होगा, ये सारी चीजें भूगोल से आपको आंसर इसके मिलते जाएंगे। दूसरा, लोगों के रहने का, लोगों के रहने का, क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्यों उनका आर्ट एंड कल्चर ज्यादा है। कभी कभी आप देखेंगे कि आसाम के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग बांस का बहुत यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो भूगोल वाला लड़का बताया क्योंकि वहां बांस ज्यादा मात्रा में होता है, उनके लिए सुलभ है। जहां बांस होता नहीं तो बांस का क्या यूज करेंगे, वहां का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपके पास इन सब चीजों का एक आंसर जैसे इंटरव्यू में या कहीं भी इस लॉजिक के साथ जब आप बताएंगे तो आपको समझने के लिए, मानने के लिए उसका एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ इनका आंसर सही, क्योंकि इसके पीछे जो इन्होंने तर्क दिया है वो सही है। तो भूगोल से जो सबसे बड़ा फायदा होगा, एक आपको सोचने का व्यू, ब्रॉड व्यू जिसे हम कह सकते हैं, एक विस्तार से सोचने का, और विथ लॉजिक। सोचने का मतलब होता है जब तक आपकी बात तर्क से सही हो तब तक कोई मतलब नहीं होता उसका। तो तर्क से सोचने के लिए भूगोल का बहुत बड़ा उपयोग होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स खुद से डेवलप किए थे आप लोगों को बताने के लिए, और मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी इस जर्नी में, आपकी पूरी तैयारी में। तो मैं ये चाहूंगा इसको आप सुनते रहिए और सुनने के क्रम में एक एक लाइन इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले ये आपके पास पॉइंट आता है कि जैसे कल, अभी सारे लोग कल आए थे जिसमें आए हैं, कल एक जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ये एक महासागर है, अगर इसमें हम डूबेंगे तो डूबते ही चले जाएंगे, फिर वो डूब ही जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस, इसका पूरा सिनेरियो इतना वास्ट है तो उसका कहीं आर पार और छोर इस टाइप से कुछ है नहीं। तो आप पहली चीजों में ये होंगे, आप हर चीज को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे। सेलेक्टिव का मतलब जैसे मुझे भूगोल पढ़ना है तो भूगोल मुझे कितना पढ़ना है, उससे ज्यादा एक लाइन आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए इतना लार्ज सिलेबस है। आप अगर थोड़ा सा भी डीप में जाने की कोशिश करें तो ये आप पहला पॉइंट ये बताएं पढ़ाई ज्यादा करते हैं लेकिन लिखते नहीं है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप पढ़ा हुआ, क्योंकि पढ़ा हुआ अगर लिखा नहीं गया किसी काम का होता होता नहीं, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देगा 2 महीने बाद, आपने कहीं कुछ लिखा नहीं है के बारे में तो कोई मतलब नहीं है, तो कुछ क्या होगा। तो पढ़िए और लिखिए। अब ये होता है जो आइडियल रेशियो है पढ़ने और लिखने का, 50%। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे लिखिए भी, लेकिन मैं आप लोगों को सच देता हूँ, अगर आप 60% टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई पे तो 40% टाइम स्पेंड करेंगे उसको लिखने। लिखने के लिए नहीं होता है कि आप